गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए बच्चों, आज हम कक्षा छठी का विषय विज्ञान जिसका अध्याय 7 आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, तो हम अध्याय 7 में क्या देखेंगे कि पौधों के बारे में। इस अध्याय का नाम है पौधों को जानिए। तो पौधों के बारे में हम जानेंगे, पौधे के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पौधे होते हैं वो किस किस रूप में पाए जाते हैं, कैसे कैसे हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए पौधों को जानिए। आपने कभी अपने चारों ओर क्या देखा है? प्रेक्षण क्या मतलब अपने चारों तरफ देखा है, बाहर निकलकर, अपने घर से बाहर निकलकर या फिर शहर से बाहर निकलकर कहीं पर जाकर हमने क्या देखा है? प्रेक्षण किया। तो हम देखते हैं छोटे बड़े झाड़ियों के रूप में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पौधे हमने देखे हैं। तो उन पौधों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर विशाल धरती पर बहुत सारे पौधे होते हैं। कुछ पौधे पत्तियाँ हरी होती है और कुछ की लालिमा युक्त हो जाती है, लाल लाल हो जाती है। और कुछ पौधे के फूल बड़े होते हैं और कुछ के लाल होते हैं, कुछ के अलग अलग कलर के फूल नीले। इस प्रकार के पुष्प होते हैं जो हमने देखे हैं। हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के पौधे भी देखते हैं। किसी पौधे की पत्तियां अलग होती है तो किसी पौधे की पत्तियां भी अलग होती है। अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पौधे होते हैं वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पौधे होते हैं शाख के रूप में होते हैं, झाड़ी के रूप में होते हैं और एक वृक्ष के रूप में होते हैं। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से, शाख के रूप में, झाड़ी के रूप में और वृक्ष के रूप में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यानपूर्वक, यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप फर्स्ट देख रहे हैं। तो उन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखना है। तो जो आपसे कम लंबे, जो हमसे कम लंबे होते हैं और जिसकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, और जो आपसे बहुत अधिक लंबे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे हमसे कम लंबे हैं तो वो आ जाएंगे शाख में, और जो हमारे बराबर वो क्या आ जाएंगे? झाड़ी में। इसके बाद जो हमसे ज़्यादा बड़े हैं उसको हम क्या गिनेंगे? वृक्ष के रूप में गिनेंगे। तो तने को इस पर कीजिए और जानिए कि उसका तना कैसा है, कोमल है अथवा कठोर है, या धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं उसको हम, और वह टूटे या नहीं, या हल्का है या नर्म है या कड़क, किस प्रकार सा उसका हो सकता है। तने की मोटाई मापने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे, हमको यह जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार पर कुछ ऊंचाई निकलती है, और हमें इस सारणी में देखना होगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर हम सारणी में अध्ययन कर सकते हैं कि पौधे किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर देखिए, टमाटर का पौधा जो होता है उसकी ऊंचाई कैसा है? हमसे छोटा है, और वो कैसा है? हरा है, कोमल है, मोटा कठोर नहीं है। अब कोमल शाखाएं कहाँ से निकलती है? तने के आधार से और तने के ऊपर से, या फिर पौधे का संवर्ग कैसा है तो वो किस में आएगा? जो पौधा होता है, टमाटर का पौधा होता है, वो शाख में आएगा। और आम का पेड़ देखेंगे हम, वो किस में आएगा? वो आएगा वृक्ष में, क्योंकि उसकी जो तने होते हैं वो कठोर होते हैं और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी थोड़ी थोड़ी कठोर होती है। इसके बाद वो बहुत हमसे बहुत लंबा होता है और मोटा होता है और कठोर होता है। और तने के ऊपर से, मतलब जो आधार होता है उसके ऊपर से पत्तियां तने निकलने लगते, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आम के पेड़ को वृक्ष बोलेंगे। अब नींबू का, वो थोड़ा लंबा है हमसे, और वो इसको हम क्या बोलेंगे? एक झाड़ी के रूप में मानेंगे। जो नींबू का पेड़ होगा उसे हम झाड़ी के रूप में मानेंगे। इस प्रकार जो सारणी में खाली जगह है वो कौन सा रूप दर्शाते हैं वो हम देख सकते हैं और लिख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आप यह सारणी
कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर हम जान चुके हैं कि झाड़ी क्या होती है, शाख क्या होती है और वृक्ष क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने यह देखा कि शाख, झाड़ी और वृक्ष वो कितने 3 प्रकार के होते हैं। अब हम जान चुके हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, थोड़े बड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, और हमसे भी जो लंबे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। हमने यह देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि उसके बारे में हम अगला अध्ययन करेंगे। अब पौधों के बारे में तो हम जान चुके हैं। अब हम जो पौधा होता है, कोई सा भी एक पौधा ले लेंगे और उसके तने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो तना उसका कैसा होता है और किस प्रकार से उसको हम क्रियाकलाप करके देखेंगे। हमारे आसपास हमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उसमें पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाएं देखी है। पौधे में बहुत सारे, अब उसकी जो टहनियाँ होती है उसे हम तना बोलेंगे। तो यहाँ पर अवलोकन करके देखेंगे, क्रियाकलाप करके देखेंगे, एक तना क्या कार्य करता है, वो किस काम में आता है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है तो उसको हम देखेंगे कि वह तना किस प्रकार से काम में आता है। अब यहाँ पर गिलास को 1/3 जल से भर देना है और जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल देना है। शाक के तने को गिलास में रख देना है। जो शाक मतलब टमाटर मान रहे, उसके जो तना होता है उसको काटकर हम गिलास में रखेंगे। इसके बाद अगले दिन उस शाखा का हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। अवलोकन, अब इस शाख से कुछ भाग लाल नजर आते हैं और तने को देखने में रंग क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंगीन पत्तियां और सिराओं में भी रंग आ जाएगा। अब हम बता सकते हैं कि लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा है। यह इस क्रियाकलाप से हमने देखा कि जल में तने के ऊपर जल जो होता है वह तने में ऊपर की ओर चढ़ता है तथा तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंचा। अब हम यहाँ समझ चुके हैं कि जो टहनी होती है पौधों की, जो मेन तना होता है वो क्या काम आता है। कि यहाँ पर हमने देखा एक गिलास में स्याही में गिलास में पानी भरा और उसको लाल रंग की स्याही डाल दी है और उसको हमने देखा कि जो कलर था और वो जल था वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। तो इस प्रकार से जो तना था वो लाल कलर का हो गया था। इसी प्रकार से जो तना होता है वो पौधों में जो जल हम देते हैं जड़ों में, वो जल क्या होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और उसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो हम खाद डालते हैं, वो भी उसमें विलीन होकर उसका संवहन होता है और ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार से तने के कार्य होते हैं। अब हम अगला देखेंगे पत्ती। पत्ती पौधों के लिए क्या कार्य करती है। अब हम देख सकते हैं कि पत्ती किस रूप में पौधों के लिए कार्य करती है। आज हम देखेंगे, अपने आसपास पौधों की पत्तियों को देखकर नोट कीजिए, देखिए कि उसमें क्या होता है और उनके चित्र भी बना सकते हैं हम। और इन सभी आकृति, आकार और रंग एक जैसे होते हैं क्या, ये हम अध्ययन कर सकते हैं। तो वो तने से किस प्रकार जुड़ी होती है, वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त। ये यहाँ पर हम एक पत्ती का चित्र देखते हैं, पर्णवृत्त बोलते हैं। और जो जुड़ी होती है वहां पर पत्ते के छठे हरे भाग को हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और क्या आपके आसपास के पौधों की पत्तियां, इन भागों को पहचान हम कर सकते हैं कि सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होते हैं, उसके फलक होते हैं। उसके बारे में अध्ययन। अब पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसकी छाप, एक क्रियाकलाप देख सकते हैं। तो पत्ती क्या कार्य करती है। पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हवा को अपने अंदर ग्रहण करती है और हमारे लिए शुद्ध हवा बाहर छोड़ती है। तो पत्ती का यह कार्य होता है।
इस प्रकार से वो पौधों को एक श्वास प्रदान करने के लिए कार्य करती है और पत्ती में एक वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मान लो जब जल की कुछ बूंदें पत्ती के जल के वाष्प के रूप में निकल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे बूंद के रूप में पानी ऊपर आता है तो वो पानी क्या होता है, वाष्पित होता है और धूप पड़ती है तो वो सूख जाता है। इस प्रकार से पत्ती का कार्य होता है और एक पत्ती जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। पौधों के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तभी वो पौधा क्या होता है, अपने अनुकूलता के अनुसार वह बड़ा होता है तो उसमें एक ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके माध्यम से भी क्या होता है, ये पत्ती का एक कार्य होता है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण का कार्य, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वह पौधों को भोजन प्रदान करवाती है। अब हम अगला पढ़ेंगे जड़ के बारे में। जो जड़ होती है वो पौधों में किस प्रकार से कार्य करती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ठीक प्रकार से अब पौधों में जल कैसे पहुँचता है। एक क्रियाकलाप 6 हम देखेंगे। यहाँ पर क्रियाकलाप 6 जो हम देखेंगे उसमें क्या है बच्चों कि आवश्यक सामग्री हम क्या क्या लेंगे, 2 गमले ले लेंगे, ठीक है, 2 गमले लेंगे, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची और जल, इतनी हम आवश्यक सामग्री लेंगे। अब विद्यार्थियों के समूह में करना होगा, मतलब साथ मिलकर ये क्रियाकलाप करेंगे। बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे हम सावधानी पूर्वक उखाड़ लाएंगे। कहीं से भी 2 पौधे जैसे हम उखाड़ के लाएंगे। अब एक जैसे पौधों को ध्यान में रखें कि उनकी जड़ों में कोई क्षति न हो, जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। अब खरपतवार के एक जैसे 2 पौधों को लाकर हम उस गमले में अलग अलग डालेंगे। दूसरों की जड़ों को काट दीजिए। एक पौधे की जड़ जो होती है वो काट देंगे और एक पौधे की जड़ों को नहीं काटेंगे और इस वजह से सब गमले में लगा देंगे। अब इसके बाद हम नियमित रूप से हम जल देंगे। अब 1 सप्ताह बाद उसका हम परीक्षण करेंगे तो क्या होता है, दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ नहीं थी, इसलिए क्रियाकलाप में एक पौधा जो होता है उसकी जड़ें नहीं होती है तो वो नियमित रूप से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो जड़ें होती है वो पौधों को जल देते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है वो तने के माध्यम से ऊपर चढ़ाने, पौधे में ऊपर चढ़ाने का कार्य करती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जड़ के बारे में पढ़ रहे थे। अब बच्चों अगला हम क्या पढ़े, जड़ों में भी अलग अलग प्रकार की जड़ें होती है। ये यहाँ पर कुछ जड़ों के नाम दिए हुए हैं बच्चों। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर मूसला जड़ होती है, पार्श्व जड़ होती है और जकड़ा जड़ होती है, रेशेदार जड़ होती है। इसका हम विस्तारित रूप से भी अध्ययन कर सकते हैं। अपन जब बड़ी क्लास में आएंगे तब इसका इन जड़ों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जड़ें 4 प्रकार की होती है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे पुष्प के बारे में। जो पौधों के ऊपर फूल आते हैं, जब पुष्प खिलते हैं वो कैसे खिलते हैं और किस प्रकार से इनका कार्य होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक गुलाब का फूल लिया है, उसमें चित्र A, B, C दर्शाई गई हैं। वो यहाँ पर भांति भांति की कौन कौन सी स्थिति में आप पौधों की भली भांति पहचान कर सकते हैं। पुष्प को रंगने के लिए आपने किस प्रकार का रंग प्रयोग किया। सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं और जैसे घास का फूल होता है, गेहूं का फूल होता है, मक्का अथवा आम अमरूद के पुष्प भी आप लोगों ने देखे होंगे। अलग अलग प्रकार के पुष्प देखे होंगे। यहाँ पर हम विशेष रूप से एक जो पुष्प होता है वो गुलाब के पुष्प के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। गुलाब का जो फूल होता है उसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पर
एक क्रियाकलाप है 10। आवश्यक सामग्री में क्या लेंगे? पुष्प की कलिकाएं और पौधे के 2 पुष्प लेंगे। धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, ब्लेड, इस प्रकार से किसी का भी एक फूल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गुलाब का फूल लिया है। एक ब्लेड लेंगे और स्लाइड्स और कागज और आवर्धक लेंस लेंगे हम। अब जल लेंगे, अब उसका अवलोकन करेंगे। तो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन कौन से होते हुए देखेंगे। उसमें पुष्प पे क्या होती है? पंखुड़ियाँ होती है। इससे फूली हुई क्या होती है? पंखुड़ियाँ होती हैं। अब यहाँ पर कलिका में यह पंखुड़ियाँ कैसे आती हैं? और जो बाह्य दल होता है, जो फूल की जो बाह्य पंखुड़ियाँ होती है, उससे क्या बोलेंगे हम? बाह्य दल बोलेंगे। अब यहाँ पर गुलाब के अनेक रंग भी होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से अलग अलग पृथक उपस्थित हम यहाँ पर पुष्पों का परीक्षण कर सकते हैं। उसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। ये क्या होता है? पुष्प की कलिकाएं एवं पुष्प। फिर यहाँ पर हम देखेंगे घंटा का पुष्प। फिर यहाँ पर हम देखेंगे पुष्प के भाग। फिर यहाँ पर हम देखेंगे पुंकेसर के भाग। तो पुष्प में क्या क्या पाया जाता है? पुंकेसर पाए जाते हैं और वह कलर रंगीन होता है। और उसमें स्त्री केसर, पुंकेसर, इस प्रकार से पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। ये स्त्री केसर का जो भाग होता है वो इस प्रकार से होता है। यह वाला आप चित्र बनाकर उसको देखेंगे बच्चों। और उसमें फिर क्या होता है? जो उसका अंडाशय होता है और उसमें क्या होता है? बीजांड बनते हैं। अंडाशय की आंतरिक संरचना में बीज बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह होते हैं पुष्प के भाग। आप लोग इन पुष्पों के चित्र बनाना है। एक यह बनाना है और घंटा का पुष्प का चित्र बनाना है, इसका बनाना है। ये वाला पुंकेसर बनाना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला ये स्त्री केसर के पुष्प बनाना है। और अंडाशय में आंतरिक भाग में इसके बीज कैसे बनते हैं वो वाला चित्र भी बनाना है। अब हम आप लोगों को इसके जो प्रश्न उत्तर है वो PDF के माध्यम से प्राप्त करवाएंगे। इसलिए बच्चों आप इसको ध्यान से सुनिए और पढ़िएगा इस वीडियो को। थैंक यू बच्चों।